नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद AK के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो MPPNST की काउंसलिंग के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उनके साथ हम कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं कि जो MPPNST की काउंसलिंग है उसमें कितना टाइम हमारे टाइम लगा था और उसमें कितना टाइम लगता ही है। इतना टाइम जो आप वेट कर रहे हो तो थोड़ा वेट तो बनता है। ओके गाइस, तो हम अभी आपके लिए हमारे कुछ अनुभव लेके आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस है और कुछ पल है वो लाइफ के जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो बात कर लेते हैं कि सबसे फर्स्ट तो ये कि जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है या जिनके नहीं होने के चांसेस है, ज़्यादा रैंक है, तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराए, परेशान ना हो कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। देखो, फर्स्ट टाइम में सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे कि आज हम भी नर्सिंग ऑफिसर हैं, आज हमने भी क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट भी देना पड़ता है, थर्ड अटेम्प्ट में भी लोगों का होता है, फोर्थ में भी होता है। तो बी कंटिन्यू। ओके गाइस, मैंने भी फर्स्ट टाइम जो MPPNST GNT के एग्ज़ाम दी थी वो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुए थे। फर्स्ट टाइम में 150 में से मेरे मार्क्स थे 46 ही मार्क्स आए थे। इसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है कि क्या होता था उस टाइम पे कि जो एडिशनल, आपने भी सुना होगा कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स के होते हैं, जो बायो एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करवा लेते हैं 12th में, तो बायो और मैथ्स दोनों की मान्यता मिल जाती है। या अगर कोई बंदा बायो में है या कोई स्टूडेंट बायो में है, वो मैथ्स सब्जेक्ट भी लेना चाह रहा है एडिशनल के रूप में, तो उसमें भी क्या हो जाता है कि एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया जाता है जिसका एक एग्ज़ाम और देना पड़ता है। तो उसमें मैथ्स और बायो या बायो और मैथ्स दोनों हो जाता है। तो उस टाइम मेरा क्या था, मैथ्स था, मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही था। तो बायो जो है एडिशनल सब्जेक्ट था, तो बायो की प्रिपरेशन उतनी अच्छे से नहीं हुई थी। तो क्या हुआ था कि उस टाइम बायो में उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं, 12th करंट पास हुए, उसके बाद क्या हुआ, पास हुए, फिर 2-3 महीने जो बीच में गैप मिला था, 2-3 महीने प्रिपरेशन की, इंग्लिश की, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो क्लियर थी एकदम राइट, क्योंकि मैथ्स वाला स्टूडेंट मतलब बायो वाले भी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन करते हैं। पर अगर कोई बंदा मैथ्स में है तो उसकी मैथ्स एकदम क्लियर होती है, तो फिज़िक्स समझने में बहुत आसानी होती है। फिज़िक्स केमिस्ट्री एकदम क्लियर थे, मार्क्स भी 12th में बहुत अच्छे थे मेरे कि कितने थे मार्क्स डजेंट मैटर, बट बायो मतलब कि जो अपना केमिस्ट्री था उसमें 94 नंबर थे मेरे। और जो अपना मैथ्स तो छोड़ो, क्योंकि मैथ्स तो अपने इसमें आता नहीं है। और जैसे केमिस्ट्री में 94 और फिजिक्स में 97 समथिंग नंबर थे, तो मतलब बहुत ही अच्छे नंबर थे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तो उतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। पर बायो जो पता है आपको 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, तो बायो थोड़ी कम थी, मतलब वीक थी, क्योंकि मैथ्स से स्टूडेंट, मतलब मैं मैथ्स से थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ। तो इसे रिकवर कैसे की, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताई हूँ कि एक टाइम टेबल बनाओ, पढ़ने का एक शेड्यूल बनाओ कि हाँ इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, कैसे कवर करना है, हर चीज़ अपने को मैनेज करके चलनी है ताकि कवर हो और सारे सब्जेक्ट या सारे अपना जो
सिलेबस है वह टाइम पर पूरा हो सके। ओके गाइस, तो इस तरीके से जब एक मैथ्स वाला स्टूडेंट नर्सिंग एमपी-पीएनएसटी या पीएनएसटी का के एग्ज़ाम में अपना क्वालिफिकेशन या अपना सिलेक्शन ले सकता है, तो आप तो बायो से हो। बायो वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इजी होता है एमपी-पीएनएसटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ओके, तो यह आप माइंड में रखें कि सिर्फ एक रूटीन में लाना है, रेगुलर पढ़ाई या फिर रेगुलर स्टडी और टाइम टेबल के हिसाब से स्टार्ट कर देनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 46 ही मार्क्स थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ दी थी, तो ये जबलपुर दी थी। पापा जी के साथ गई थी मैं, लेके गए थे मुझे। पर वहाँ पर ऐसा हुआ था कि मेरा तो अनुभव जो था, क्योंकि अपने को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं पेपर देने। माय फादर्स मतलब पापा जी गए थे साथ में, तो उनका अनुभव ऐसा था कि बोले देखो इतने स्टूडेंट, इतने सारे बच्चे आए हैं तो कैसे सिलेक्शन होगा। एक वो होता है ना, इमोशनल हो जाते हैं कि उतने दूर से आए हैं और एक गांव, मतलब गांव ही है, गांव से ही आए हैं। और जब आके इतने सारे स्टूडेंट जब पेपर दे रहे हैं, तो सोचो कि हर एक स्टूडेंट की कंडीशन जो है बेटर नहीं होती है कि वो हर मतलब फॉर्म भर सके और जो गाड़ी का किराया हो या फिर जहाँ सेंटर है वहाँ तक प्रॉपर पहुँच सके। ये सब चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं पापा जी। बोल रहे हैं कि भाई देखो कि बोले स्टूडेंट इतने सारे आए हैं और इनमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किसने क्या मतलब कि क्या क्या करके आए हैं, मतलब कि कैसे पैसे का जुगाड़ करे, क्या करे, क्या क्या करके आए हैं। वो सीट सिर्फ 1000 मतलब 1000 प्लस है, कैसे सिलेक्शन होगा। मतलब थोड़ी बात लगी कि हाँ यार कि सही है, इतने सारे स्टूडेंट पेपर देते हैं तो इनमें अपना सिलेक्शन होना कैसे होगा। तो सिर्फ एक थिंक थी माइंड में कि जब 1000 सीट है, 1000 सीट प्लस है, तो मुझे तो सिर्फ एक सीट चाहिए ना, 1000 सीट नहीं चाहिए, एक ही सीट चाहिए। हर एक स्टूडेंट की सोच होनी चाहिए कि हमें एक सीट चाहिए, तो उस एक सीट के लिए हमें फाइट करना है, प्रिपरेशन करनी है। ये रियल लाइफ मतलब कि रियल लाइफ आपको एक्सप्लेन या फिर बता रहे हैं अनुभव हमारा कि ऐसा हुआ था। तो ये बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि सही में कि ऐसा भी होता है। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं ले गई थी फादर्स को, मतलब पापा जी गए थे साथ में। पर जब सेकंड अटेम्प्ट मतलब कि जब दूसरा एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर ही दी थी मैं, तो अब सोचे कि भाई देखो पहला पेपर तो ले जा लिए थे, उसमें इतना सोचने में आया कि भाई कैसे होगा क्या होगा, तो मैं पापा जी को साथ नहीं ले गई थी। सेकंड टाइम मेरी बेस्ट फ्रेंड या फिर फ्रेंड थी, उनके फादर्स गए थे, मैं उन्हीं के साथ गई थी। जो सेकंड एग्ज़ाम है वो भोपाल में हुआ था, तो सेकंड अटेम्प्ट वहाँ से दिए, फिर उन्हीं के साथ वापस आए। नंबर अच्छे थे और मतलब कि जहाँ पेपर दिए थे, जिस दिन एग्ज़ाम था वहाँ पर बहुत ही कम लोग मिले थे जिनके उतने नंबर थे। 65 प्लस नंबर थे। उस टाइम थोड़ा कंपटीशन कम हुआ करता था, पर होता था, पर अभी के टाइम थोड़ा कम हुआ करता था। ओके, तो ऐसा हुआ था। फिर चांसेस थे कि होने का, तो बात कर लेते। ये कब की बात है, 2016 की बात है कि 2016 में ज्वाइनिंग ली थी मैं। एमपी-पीएनएसटी और जीएनटी के एग्ज़ाम दोनों साथ में हुआ करते थे। डेट लगभग एग्ज़ाम पेपर, अभी एडमिट कार्ड वगैरह भी सब रखे हुए हैं कि कब हुआ था एग्ज़ाम। 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में ही था। और कब था, 19/6/2016 को एग्ज़ाम था। और उसके बाद क्या हुआ था कि एग्ज़ाम दिए, उसके बाद
सिलेक्शन तो देखो, सबसे पहले तो वो हो जाता है, और एक वीडियो डाला है जिसमें बताए थे कि आजकल तो ऐसा है कि ऑनलाइन या फिर सेल्फ हर एक स्टूडेंट है जिनके पास मोबाइल अवेलेबल है, स्टूडेंट के पास नहीं है तो फैमिली में किसी ना किसी के पास एक मोबाइल तो अवश्य है, या फिर है ही अभी की कंडीशन में। उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि सभी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, और होता भी था तो फैमिली में एक किसी के पास हुआ करता था, सबके पास नहीं होता था। तो और ऑनलाइन मतलब कि इतनी जागरूकता नहीं थी कि नेट गूगल पे सर्च कर ले, नेट कैफ़े जाना पड़ता था, पूछना पड़ता था कि कुछ आया क्या, उसका पता करना पड़ता था कि रिज़ल्ट आया काउंसलिंग का कैसा क्या है, हर चीज़ पूछनी पड़ती थी, बार बार जाना पूछना, ये सब चलते रहता था। फिर जब इसका रिज़ल्ट आया, सो रिज़ल्ट कब आ गया था इसका, एग्ज़ाम हुए थे 19/6, मतलब कि जून में हो गए थे एग्ज़ाम, और जुलाई के लगभग क्या हो रिज़ल्ट आ गया था, जिसमें मेरिट में रैंक अच्छी थी, मतलब 400 प्लस थी रैंक। ये कौन सी थी, यूआर में मेरिट रैंक अच्छी थी, फिर भी 400 प्लस, तो मतलब कि हो ही जाना था। 1000 प्लस सीटें थी तो उसमें, और रिज़र्व में जो रिज़र्व कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ मैं, तो उसमें 73 रैंक थी, तो अच्छी रैंक थी यूआर में, सॉरी ओबीसी अपनी जो कैटेगरी है उसमें। तो मतलब एक था कि भाई हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस होगा। तो फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद अगस्त समथिंग में रिज़ल्ट आ गया था। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिज़ल्ट आया, फिर उसके बाद काउंसलिंग के बाद फिर क्या होता है कि कट ऑफ आता है। काउंसलिंग में ही साथ में कट ऑफ और चॉइस फिलिंग करवानी पड़ती है कि आपको कौन कौन से कॉलेज चाहिए, कौन कौन से सेंटर चाहिए जहाँ पे आपको सिलेक्शन करवानी है। तो फाइनल ये सितंबर में 9/9/2016 में, देखो गैप कितना होता है, जैसे अगस्त में रिज़ल्ट आया है तो पूरे 1 महीने का गैप है। तो आप भी इतना, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे 4 अगस्त को रिज़ल्ट आया था और काउंसलिंग कब हुई थी, 9 सितंबर को काउंसलिंग हुई थी, मतलब कि काउंसलिंग के फॉर्म जो है वो 9 सितंबर को फिलअप किए गए थे 2016 में। तो देखिए बच्चों, जो वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी, तो ऐसा है कि काउंसलिंग में टाइम लगती है, तब भी टाइम लगता था 1 मंथ समथिंग जो है टाइम लगता है। जैसे आपका अभी 28 तारीख को रिज़ल्ट आया है, 28 नवंबर के लगभग रिज़ल्ट आया है, तो 28 दिसंबर के लगभग या आगे पीछे हो सकता है कि उसके आगे पीछे आपकी काउंसलिंग करवाई जाए। ओके गाइस, जैसे ही फिर काउंसलिंग होती है, मतलब काउंसलिंग करवाओ और चॉइस फिलिंग करवाते हैं कि आपको कितने सेंटर है। उस टाइम पे भी सेंटर हुआ करते थे, पर जैसे जानकारी का अभाव ही कहो कि सिर्फ 5 सेंटर ही फिलअप की थी मैं, कि इन्हीं 5 सेंटरों में मुझे सिलेक्शन चाहिए। इंदौर, जबलपुर और भोपाल, ऐसे जो सेंटर है 5 सेंटर ही फिलअप किए थे। अगर इन सेंटरों में नाम नहीं आता तो फिर थोड़ी डिफ़िकल्टी होती कि अच्छे नंबर होने के बाद अगर फिर सेकंड काउंसलिंग में अगर कोई बच्चा होता जो छूट जाता, जो नहीं करवा रहा है, उसकी जगह फिर अपन जो बच्चे छूट जाते हैं वो काउंसलिंग करवाते तो उनका सिलेक्शन होता है। तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं या जिन की रैंक अच्छी है वो बच्चे काउंसलिंग ज़रूर करवाए। उन लोगों के लिए मतलब कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो डीएमई मिले या डीएचएस मिले, आपको काउंसलिंग ज़रूर करवानी है। ओके, तो सिलेक्शन लेना है। और उसमें भी ऐसा हुआ था कि जिस दिन फर्स्ट, मतलब कि ऐसा होता है कि पीएनएसटी की फर्स्ट सेकंड राउंड होते हैं, फिर उसके बाद जीएनटी का होता था, तो फर्स्ट कट ऑफ बहुत ही कम दे देते हैं। जैसे 70 प्लस वाले का होना है तो वो 64 65 ऐसे कट ऑफ दे देते हैं। तो जो बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस है, काउंसलिंग पे काउंसलिंग करवाते जाते हैं। आजकल तो ऐसा है कि सिर्फ पीएनएसटी है तो उतने कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कट ऑफ दे, पर फिर भी थोड़ा बढ़ा
ही कट ऑफ आता है, तो आप आपके हिसाब से आपकी रैंक और सीट के अनुसार देख लीजिए। जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो वह प्लीज़ अपनी रैंक चेक कीजिए, कितनी रैंक है, चांसेस है तो ही काउंसलिंग करवाइए, अनावश्यक रूप से काउंसलिंग ना करवाएं, क्योंकि वेस्ट मनी करने से कोई मतलब नहीं है। ओके गाइस, यही अगर आप ये मनी अपनी स्टडी में लगाएं या अच्छी बुक परचेस करें तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है आपको, या फिर कहो आप अपना सिलेक्शन लेने के लिए आगे आने वाली 2023 की पीएनएसटी है उसमें काउंसलिंग उसके फॉर्म डालें या फिर उसके लिए प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जिनकी रैंक ज़्यादा है वो बच्चे अभी से प्रिपरेशन चालू कर दें, और जो वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होगी तो उनके लिए एक मैसेज है कि काउंसलिंग में टाइम लगता ही है, क्योंकि देखो हम तो देखते हुए आए ही हैं और ये हमने फील किया है, और हमें बेचैनी तो सभी को रहती है कि जब किसी का होने वाला है तो भाई कब आएगा एक उत्सुकता रहती है मन में। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मंथ समथिंग लगते हैं, और जैसे ही काउंसलिंग करवा लेते हैं उसके बाद 8 से 10 दिन के बीच में आपकी लिस्ट आ जाती है कि आपको कहाँ पे अलॉट किया गया है, कौन सा सेंटर आपको मिला है, वो सब। ओके गाइस, तो जो मेरा था वो 188 में ही 188 रैंक नंबर पर ही नाम आ चुका था और सेंटर अलॉट हो गए थे। ओके गाइस, तो ऐसा है कि आप लोग जो अभी काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग 1 मंथ के आसपास ही आपकी काउंसलिंग करवा दी जाएगी और आपका सिलेक्शन, जिनकी रैंक अच्छी है उन बच्चों का सिलेक्शन निश्चित है। कॉन्ग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन होने वाला है और नर्सिंग फील्ड में वो आने वाले हैं। बहुत बहुत वेलकम है उन लोगों का कि नर्सिंग फील्ड अच्छी है, उसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत ही बेस्ट है। और कुछ बच्चों की कमेंट्स होती है कि दी इसमें जॉब मतलब कि ट्रेनिंग के बाद कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है कि, तो ट्रेनिंग के बाद ये फोबिया बहुत पहले से चला आ रहा है। जब हम भी ज्वाइनिंग लेने वाले थे उससे पहले से लोगों के मन में पता नहीं ये कहाँ से है कि क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, इसमें एकदम सिलेक्शन नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं होती, पेपर देना पड़ता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें ट्रेनिंग 4 ईयर की कंप्लीट होगी आपकी, उसके बाद 4 मंथ 5 मंथ का गैप हो सकता है, पर कोविड टाइम में 2-3 मंथ में ही पोस्टिंग कर दी गई थी। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहे कि आपको कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम तो नहीं देना पड़ेगा या डायरेक्ट पोस्टिंग होगी नहीं होगी। और इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, किसी प्रकार का कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, और सिर्फ ये रहता है कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं 4 ईयर रेगुलर रहना है, प्रेजेंट रहने हैं 4 ईयर तक, और जो भी उसमें एग्ज़ाम होते हैं 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर के, तो उसमें अपने को पास होना है। और स्टूडेंट जब हॉस्टल में रह के स्टडी करता है, मैम पढ़ाते हैं यार, हर चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो वहाँ तो पास होना निश्चित ही रहता है। तो आप बिल्कुल ना सोचें, बस एक चीज़ होती है कि आपका जो परसेंटेज रहता है वहाँ पर जो 4 ईयर का परसेंट निकलता है उस बेस पर पोस्टिंग होती है। मतलब कि आपको तब भी फिर हॉस्पिटल चूज़ करने पड़ते हैं, जैसे बताया गया है, डिस्ट्रिक्ट है, DH है, मेडिकल कॉलेज है, SCSC है, PSC है, सभी जगह पोस्टिंग होती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार नियरेस्ट क्या पड़ता है उसके अनुसार फिर पोस्टिंग लेते हैं। तो जिनकी रैंक वहाँ पे भी अच्छी होती है, परसेंट अच्छे होते हैं, उन लोगों के होने के चांसेस होते हैं कि उन लोगों की पहले पोस्टिंग होती है जिनके परसेंट अच्छे होते हैं। ओके गाइस, तो ये सब बात है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है MPPNST को लेकर, और चैनल पर सब सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि MPPNST 2023 के एग्ज़ाम फॉर्म कब आने वाले हैं, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है, कैसी तैयारी करनी है, हर चीज़ के बारे में अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में जो PNST से रिलेटेड है, आप बाकायदा कमेंट्स कीजिए, हम उनका ज़रूर रिप्लाई देंगे। ओके गाइस, और एक और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।